मित्रों नमस्कार। इससे पहले वाला वीडियो किसी कारण से थोड़ा टेक्निकली डैमेज हो गया, तो उसके कंटिन्यूशन में अभी मैंने दोबारा इसको शुरू किया है। और शुरुआत तो उन्हीं वाक्यांशों से मैं करता हूँ हमेशा कि हम भारतीय हमारे आराध्य देव हनुमान जी की तरह होते हैं। हनुमान जी में बहुत ताकत थी, लेकिन जब उनको बताया गया तब उनको पता चला, और जब उनको पता चला तो फिर वो ऐसे जागे कि वो समुद्र भी लांग गए। तो उन्हीं की जो शक्ति है वो हम भारतीयों में है। हम भारतीयों को भी अगर बता दिया जाए कि आप में बहुत ताकत है, तो फिर हम खड़े होते हैं, उठ जाते हैं और दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो हमारे सामने टिक नहीं सकती है। तो मित्रों, इन्हीं वाक्यांशों को मैं बार बार इसलिए दोहराता हूँ क्योंकि शक्ति तो है आप में, सोई हुई है, आप में है, मुझ में है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आगे भी शेयर करते हैं, सब में है। तो फिर दिक्कत क्या है? फिर हम लोग शिकायतें करते हैं, मैं आपके सामने वीडियो बनाता हूँ, बहुत सारे लोग परेशान हैं, दुखी हैं, सब करते हैं। तो दिक्कत क्या है? तो वीडियो में मैंने आज टॉपिक भी ऐसा ही लिया है कि धरा का धरा रह जाएगा सब कुछ, तो किया जाए तो क्या किया जाए। तो जो करंट सिनेरियो है उसको भी मैं आपके सामने लेकर चल रहा हूँ कि मित्रों, आज जैसे हालात हैं दुनिया में, भारत ही नहीं पूरी दुनिया हर तरीके से परेशान है। माने जो आज हालात हैं वो आम आदमी के लिए, अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो पूरी विश्व भी सब चीज़ों से परेशान है। परेशानी क्या है कि कहीं पर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, कहीं पर ये जो अभी पैंडेमिक चल रहा है कोरोना 2019 से, वो कंटिन्यू चल रहा है। लॉकडाउन पूरी तरह खुला नहीं है और लोग बाग उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं जैसे पहले 2019 में किया करते थे। काफ़ी सारी मजबूरियाँ हैं, स्कूल्स बंद हैं, लोगों के रोज़गार छिन गए हैं, बच्चों की पढ़ाइयाँ नहीं चल रही हैं। तो परिस्थितियाँ तो बदल रही हैं। और इन परिस्थितियों में एक जो परिस्थिति आज हम सबको देखने को मिली अभी 2-3 दिन पहले वैश्विक पटल पर, वो सभी को पता है कि एक राष्ट्र के ऊपर बिना कोई गोली चलाए किसी एक संस्था ने कब्जा कर लिया। वहाँ के लोगों का उनको मुक्त समर्थन मिल गया। अब आगे जो चीज़ होगी वो दुनिया देखेगी कि उसका क्या होगा, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनका भविष्य क्या होगा। जो लोगों ने वहाँ पर व्यापार खड़े किए थे, जो लोगों ने वहाँ पर उद्योग धंधे खड़े किए थे, जो भी काम वो लोग करते थे, वो सब धरा का धरा रह गया। लोगों को अपने बेशकीमती सामान, बिल्डिंग्स, धराएं, धरतियाँ सब छोड़कर जाना पड़ रहा है क्योंकि वो वहाँ पर फ्रीली वर्क अप नहीं कर पाएंगे। और उन लोगों को तो अपने जीवन चलाना है, उन लोगों को तो अपना आगे भी जीवन जीना है, तो उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो जो सब उन्होंने इकट्ठा किया था, बनाया था, सब कुछ एक बड़े इंटरेस्ट के साथ में डेवलप किया था, वो सब ख़त्म हो गया। तो मित्रों, इसीलिए मैंने आज का टॉपिक लिया है कि सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, तो किया जाए तो क्या किया जाए। तो मित्रों, मैं तो भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करता हूँ। मैं हमेशा नियम कानून के संबंध में जीना चाहता हूँ। हम सभी नियम कानूनों से जीते हैं, इसके बारे में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हम नियम कानून की अवहेलना करते हैं। तो मित्रों, करें तो क्या करें? इन सब परिस्थितियों से आगे भी बदलेंगी, आगे भी बदल जाएंगी। लोग दुखी होंगे, परेशान होंगे, प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी और किसी प्रकार की बाहरी आपदाएं भी आ सकती हैं। तो हम सब लोग करें तो क्या करें? तो मित्रों, एज अ रिकॉलिस्ट मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट हमेशा करता आया हूँ कि हम अपने सिस्टम को, जो हमारा ये सिस्टम है जिसके अंतर्गत हम जीते हैं, उस सिस्टम को इतना मजबूत बना लें कि इसमें हर प्रकार की परिस्थिति का सामना करने के लिए हम लोगों को शक्ति मिल जाए, हम लोगों को पावर्स मिल जाएं। माने आज जैसा अभी कुछ देर पहले सूचना मिली थी कि गुजरात में किसी जगह पर भूकंप आया है, तो अगर भूकंप जैसी स्थिति आती है तो हमारी सरकार तैयार रहे, हम लोग तैयार रहें कि उन लोगों को वापस किस तरीके से खड़ा किया जाए। बाढ़ आ जाती है तो उस परिस्थिति में हम तैयार रहें कि हम वापस कैसे बैकअप करें, जंप करें। तो ये सब चीज़ें किस प्रकार से होंगी, मतलब आप किस तरीके से इन चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, आपके पास में तरीका क्या है। तो आप कहेंगे कि साहब इसके लिए तो सरकार है, सरकार हमारे सारे काम करती है। तो मित्रों, डेफिनेटली मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। सरकार को इस काम को करने के लिए हम लोगों ने चुना है और इसी काम करने के लिए हमने चुना है, और कुछ काम तो उसको करना नहीं है। लेकिन क्या आज की स्थिति में, आज जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है, तो क्या सरकार 100% वो काम को करने में सक्षम रहती है? तो ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है। अगर आपको इसका जवाब हाँ में मिलता है तो कोई बात नहीं है,
लेकिन अगर आपको इसका जवाब ना भी मिलता है, इफ़ यू फील नो, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? तो फिर आप क्वेश्चन कीजिए कि इन सब चीज़ों को हम चेंज कैसे करें, स्टेबलाइज कैसे करें, हम इन सब चीज़ों को ऐसा कैसे बनाएं कि ये चीज़ें स्वतः ही एक्टिवेट हो जाए। अगर मान लीजिए कोई भी दुविधा आती है, कोई भी मुसीबत आती है, किसी प्रकार का आक्रमण हमारे ऊपर होता है, किसी प्रकार की शॉर्टेज हमारे देश में होती है, तो हम इन सब चीज़ों का मुकाबला कैसे कर पाएंगे? तो मित्रों, इसके लिए ज़्यादा कुछ बड़ा करना नहीं है। मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई है। वो बात इतनी सी है कि आप जिस भी प्रतिनिधि को चुनकर भेज रहे हैं, उस प्रतिनिधि ने जो भी आपसे वादे किए हैं या आपने जिस काम के लिए उसको चुनकर भेजा है, आपको रेगुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि वो व्यक्ति, हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब उसकी जवाबदेही हो जाएगी, जब उसको डर रहेगा कि हाँ, अगर मैंने काम नहीं किया, मैंने ठीक प्रकार से लोगों का ध्यान नहीं रखा, किसी योजना का संचालन नहीं किया, लोगों की ऊपर तरफ से प्रश्न नहीं पूछे संसद या विधानसभा में, जहाँ पर भी वो बैठेगा, तो मुझे वापस बुला लिया जाएगा। और इस डर के मारे वो व्यक्ति काम करेगा। और हमें क्या चाहिए? काम करवाना है। हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उसको उसकी ड्यूटी याद दिला रहे हैं कि वो अपनी ड्यूटी को अच्छी तरीके से करे। और अगर सभी लोग अपनी ड्यूटी को अच्छी तरीके से करने लग जाएंगे, ईमानदारी से अपना काम करने लग जाएंगे, तो फिर ये सिस्टम मजबूत होने लगेगा। मित्रों, इस चीज़ से, सिर्फ ड्यूटी अच्छी करने से सिस्टम मजबूत होने के बहुत सारे उदाहरण हैं। मान लीजिए आपके यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी आपके वार्ड में काम करने आता है। अगर वो रेगुलर रूप से अपना काम नहीं कर रहा है और आपके ध्यान देने से वो काम करने लग जाता है, तो आपके वार्ड की सफाई ठीक से होने लग जाएगी। छोटा सा एक जो रेवोल्यूशन है, जो एक चेंज है, वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी प्रकार आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को मॉनिटर करना है, आपको लुक आफ्टर करना है। वो नहीं होता जैसे कि आप क्लास में मॉनिटर की एक जो भूमिका होती है, वो आपको निभानी है। कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी सरकारी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे वो राजनेता हो, आपके वार्ड का मेंबर हो, सफाई कर्मचारी हो, पटवारी हो, कोई भी हो, इवन ही इज़ अ कलेक्टर, आपके डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी अगर है, तो आप उससे प्रश्न पूछ सकते हैं। आप उसको बता सकते हैं कि भाई मुझे ये दिक्कत हो रही है, आप कब तक इसका सॉल्यूशन करवाएंगे। और उस सॉल्यूशन, उस जो शिकायत आपने की है या जो बात आपने उसके सामने रखी है, उसका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। आप उसका फॉलोअप कब लेते हैं। अगर आप शिकायत करके भूल गए और फॉलोअप नहीं लिया, तो फिर वो बेकार है, तो फिर वो आपकी बात पर ध्यान नहीं देंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हमको मजबूत करने के लिए स्वतः जागृत होना पड़ेगा। अब हम जो है आपसे हमेशा ये कहते रहते हैं कि आप राइट टू रिकॉल के कानूनों का समर्थन कीजिए। तो ये कानूनों का समर्थन करने के लिए मैं आपसे हमेशा निवेदन क्यों करता हूँ? निवेदन इसलिए करता हूँ क्योंकि मित्रों, मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, सरकारी पद पर बैठा है और अपने हिसाब से काम कर रहा है, तो फिर अगर उसको किसी चीज़ का डर नहीं है, तो अपने हिसाब से आएगा, अपने हिसाब से जाएगा, वो अपनी मनमानी करते हुए सारा काम करेगा। लेकिन अगर उसे किसी चीज़ का डर है, और वो डर क्या है कि उसको अपनी नौकरी जाने का डर है, उसकी नौकरी चली जाएगी, ऐसा उसको बता दिया जाए कि अगर आप सही से काम नहीं करेंगे तो आपको हटाकर दूसरे व्यक्ति को रख दिया जाएगा जो ये काम करने में सक्षम हो जाएगा, तो फिर वो अपना काम सही तरीके से करेगा। मित्रों, इससे समाज में एक ऐसा मैसेज जाएगा कि लोगों को अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है, हमको उन लोगों को ठीक से काम करना है। तो ऐसा जब मैसेज समाज में जाएगा तो लोगों में स्वतः इंस्पिरेशन होगी कि वो अपना काम सही प्रकार से करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उनका किसी तरह से मिसयूज़ करने लग जाएं, उनको मिसगाइड करने लग जाएं, उनको फ़ायदा उठाने लग जाएं, उनको डराने धमकाने लग जाएं। इट इज़ ऑल्सो योर ड्यूटी कि आप भी उनका सही उपयोग ही करें। अगर आप गलत करेंगे तो फिर वो अच्छा मैसेज नहीं हो सकता। मित्रों, ये तो एक जनरल बात। इस जनरल बात को समाज में, जैसे हम छोटे बच्चों को या हमारे माता पिता हमें बचपन में सिखाते थे छोटी छोटी बातें, अगर हम वो छोटी छोटी बातें फॉलो करते हुए बड़े होते हैं तो हमें आगे जीवन में इतनी परेशानी का सामना है वो नहीं करने को मिलता है। हम उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बट इन केस अगर हम उन छोटी छोटी बातों को नेगलेक्ट कर देते हैं, सपोज़ कीजिए कि मैं आपको एक छोटी सी बात शेयर करता हूँ। जब हम बच्चे थे और हमें हमारे माता पिता कहते थे कि डेली ब्रश कीजिए और आप मीठा कम खाइए वरना आपको दांतों में कीड़े लग जाएंगे, कैविटीज़ हो जाएंगी। अगर मान लीजिए हम उस चीज़ को फॉलो नहीं करते, ब्रश करने में कोताही बरतते या कुछ और करते या दूध पीने में हम कोताही करते, तो फिर उसका प्रभाव उस समय हमारे ऊपर नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते, यंग एज में आते, प्रौढ़ होते, तो फिर हमें जाकर पता लगता कि हमारे दांतों को कमज़ोर हो गए हैं, हमारी हड्डियों को पूर्णतः कैल्शियम नहीं मिल पाया, इसलिए हड्डियों में कमी आ गई है और हम अपना जो जीवन है, जो एक नॉर्मल लाइफ है, वो नहीं जी पा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातों का जो प्रभाव हमको फॉलो करना था, वो हमें बाद में जाकर पता चलता है कि हमने क्या छोटी छोटी गलतियाँ कर दी हैं।
उसी प्रकार हमारा जो सिस्टम, हमारा जो शासन व्यवस्था है वो भी हमारे शरीर की तरह है। अगर हम हमारे शासन व्यवस्था में छोटी छोटी बातों को शामिल करते चलेंगे, छोटी छोटी बातों को फॉलो करते हुए चलेंगे, तो फिर ये शासन व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी, वो एक हैबिट बन जाएगी। अच्छी आदतों की हैबिट ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आती जाएगी, चाहे वो काम करने वाले व्यक्ति हों या काम करवाने वाले व्यक्ति हों, दोनों के अंदर गुड हैबिट्स का होना बहुत ज़रूरी है। और गुड हैबिट्स कब आती हैं? जब उनके लिए कोई विशेष प्रकार के नियम हमने बना रखे हों। जैसे कि मान लीजिए हमारे घरों में बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे कि आप पदवेश पहनकर अपने घरों में ना घुसें, बाहर से आएँ तो हाथ धोकर घर में घुसें। ऐसे छोटे छोटे नियम आपको अपने हर घर में अपने अलग अलग नियम मिलते हैं। तो वो जो नियम होते हैं वही आपको आदतों के रूप में मिलते हैं, वही आपकी हैबिट्स को डिसाइड करते हैं। अगर आपके यहाँ पर नियम आप फॉलो करते हैं तो वही आपकी आदतें बन जाती हैं, वही आपकी हैबिट्स बन जाती हैं, आगे जाकर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती हैं, आपको उस लेवल तक ले जाती है कि आपका जीवन सार्थक होने लगता है। अब इस चीज़ को हम अपने देश के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखेंगे? तो देश के परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जो चीज़ आप अपने घर में कर रहे हैं वही आप देश के लिए करने लग जाइए। देश के लिए करना क्या है? तो देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हम लोग ईमानदारी से टैक्स दें, हम लोग ये करें वो करें, मुझे इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप नहीं भी करें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। फ़र्क कहाँ पड़ता है वो मैंने आपको हमेशा अपने वीडियोज़ में शेयर किया है, बताया है कि दिक्कत कहाँ पर होती है। तो मित्रों, किसी भी देश को चलाने के लिए वहाँ पर शासन व्यवस्था होती है, और उस शासन व्यवस्था का मजबूत होना उस देश के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर शासन व्यवस्था मजबूत है, सुदृढ़ है, अपने आप में सक्षम है किसी भी चीज़ से लड़ने के लिए, किसी भी समस्या से निपटने के लिए, तो उस देश का शासन, उस सूबे का शासन, उस राज्य का शासन अच्छा चलता है। जब शासन अच्छा चलता है तो वहाँ के नागरिकों को किसी प्रकार की मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता, किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। ये मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि 100% आपकी एक्यूरेसी हो जाएगी, लेकिन जो एक्यूरेसी का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप 100 अच्छे काम कर रहे हैं और एक बुरा काम कर रहे हैं तो वो एक्सेप्टेबल होता है, वो गलती भी हो सकती है, लेकिन गलतियाँ ही गलतियाँ करी जाएँ ऐसा आपसे अपेक्षा नहीं की जाती है। तो हमें हमारे सिस्टम को मजबूत बनाना पड़ेगा, हमारे सिस्टम को जवाबदेह बनाना पड़ेगा। और ये सिर्फ कागज़ों में करना हो ऐसा नहीं है। कागज़ों में आप कितने भी अच्छे नियम बना लें, अगर वो फॉलो नहीं हो रहे हैं तो वो किसी भी काम के नहीं है। अब आप कहेंगे कि नियम तो बना दिए, फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो इसमें किसकी गलती है? तो मित्रों, इसमें भी नियम की गलती है। नियम की गलती ऐसा है कि उस नियम में इतनी शक्ति ही नहीं है कि वो अपने आप को प्रूव करा सके। माने आपने कोई नियम बना दिया, सपोज़ कीजिए मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। जब भी आप अपनी 2 व्हीलर लेकर बाहर निकलते हैं तो आप बाहर निकलने के बाद में सबसे पहले क्या करते हैं? बहुत सारे मित्र कहेंगे कि हम सबसे पहले बाहर निकलने के बाद में हेलमेट लगाते हैं। तो आप हेलमेट क्यों लगाते हैं? आपको किसने बाउंड किया कि आपको हेलमेट लगाना है? आप बिना हेलमेट लगाए भी निकल सकते हैं, लेकिन आप बिना हेलमेट लगाए बाहर इसलिए नहीं निकलते हैं क्योंकि अगर आपको बीच में कोई ट्रैफिक पुलिस वाला मिल गया तो वो आपका फाइनेंशियल चालान काट देगा। समझे आप बात को? फाइनेंशियल चालान आपका काट देगा, और उसके पास में एक वैलिड रीज़न है कि वो आपका चालान काटे, क्योंकि आपने हेलमेट नहीं पहना है। तो नियम है कि हेलमेट पहनना है, लेकिन उस नियम के साथ में फाइनेंशियल चालान वाली एक जो बात है वो रखी हुई है। तो नियम अगर सिर्फ होता तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस नियम के साथ में एक जवाबदेही है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक पनिशमेंट है, वो उसके साथ में रखी हुई है। तो आप उस नियम को फॉलो करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, उस नियम को अपनाने के लिए कई बार आप स्वेच्छा से, मतलब कई लोगों को हैबिट पड़ चुकी है। मैं ऐसा नहीं कहता कि सभी लोग हेलमेट के डर से, पुलिस चालान के डर से ही हेलमेट पहनते हैं, लेकिन ये एक अच्छी आदत भी है। तो लोग स्वयं के रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी हेलमेट पहनते हैं। अब ये हेलमेट वाली बात एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसमें जो बल है, जो दम है, जो ताकत है, वो किस में है? वो ताकत है इसके नियम में। अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो यू हैव टू पे फाइन, और जब आपको फाइन का डर होता है, जब आपको आर्थिक मुआवजे, क्षमा कीजिए, आर्थिक आपको दंड का डर होता है, तो आप वो काम करने लगते हैं। तो मित्रों, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो एक सिंपल सी बात यह है कि आप अपने नियमों को इतना सुदृढ़ बनाइए, इतना जवाबदेह बनाइए कि आप उनसे देश का भला कर सकें। हेलमेट न लगाएंगे, एक्सीडेंट हो गया तो नुकसान किसका? सरकार का कोई नुकसान नहीं है, उसमें नुकसान आपका ही है। आपको वाहन की क्षति हो सकती है, आपको आपके शारीरिक क्षति हो सकती है, हो सकता है ईश्वर न करे आपको आपकी जान की भी क्षति हो सकती है। तो इसमें सरकार का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप उस नियम को फॉलो करते हैं,
हेलमेट पहनते हैं तो उसमें आपका ही फ़ायदा है। अगर आप नहीं पहनते हैं तो आपका उसमें दोहरा नुकसान है। अगर आप को ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेती है तो फिर आपको फ़ाइन भरना पड़ता है, और अगर आप नहीं पहनने और ट्रैफिक पुलिस ने नहीं पकड़ा और गलती से कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसमें आपका लॉस अधिक होने की संभावना है। तो मित्रों, मेरा ये समझाने का आपको कोई मोटिव नहीं है हेलमेट वगैरह लाइक, ये सिर्फ एक उदाहरण का एक मात्र मैंने आपका सहारा लिया है। लेकिन समझाने का जो मेरा उद्देश्य था आपको वो ये था कि किसी भी नियम को मजबूत होना चाहिए, किसी भी नियम में ऐसे क्लॉज होने चाहिए कि वो उसकी इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाएं, वो उसके जो दृढ़ता है, उसकी शक्ति है, उसको बढ़ाएं। तो वही अपने वापस बात पर आ जाता हूँ मैं कि हमें हमारे देश में शासन व्यवस्था में ऐसे नियम लाने होंगे, ऐसे नियमों को लेकर आना होगा जो अपने आप में सुदृढ़ हों, अपने आप में बलशाली हों, और उन नियमों के होने से लोगों को, भारत को डायरेक्ट फ़ायदा मिलता हो। एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण होता हो कि ये सब नियम मिलकर उसको आगे बढ़ाते हों। अब नियम कैसे होने चाहिए? तो अभी जो वर्तमान में नियम हैं, मैं उनको किसी भी प्रकार से हटाने की या किसी प्रकार से चेंज करने का पूर्णतः सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, जो नियम हैं अभी तक हम 75 साल से उसी नियमों के ऊपर चलते हुए आए हैं, लेकिन वो नियम जो हैं वो अभी तक किसने बनाए? वो नियम बनाए हैं मित्रों उन लोगों ने जो सत्ता में बैठे हुए हैं, और उनको इन्फ्लुएंस जो करने वाले लोग हैं उनके कहने पर बनाए हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इससे पहले के जो वीडियो थे उनमें भी आपको क्लियर किया कि कई नियम ऐसे हैं जिनका आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी वो नियम एग्जिस्ट करते हैं, वो अस्तित्व में हैं। तो वो किसी ने तो कहे होंगे बनाने के लिए, और उनको बनाया भी गया है, और बनाने के बाद में वो लागू भी हैं। जैसे कि अभी जो है एक मास्क का नियम था कोरोना में, मास्क आपको लगाना पड़ेगा, मास्क आप नहीं लगाएंगे तो आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। तो आपने मास्क लगाना शुरू कर दिया, मैंने मास्क लगाना शुरू कर दिया, पब्लिक प्लेस पर हम सभी मास्क लगाते हैं, अन्यथा हमें 1000 रुपये का जो भी फ़ाइन है वो हमको पे करना पड़ता है, तो हम उसको करने लगे। लेकिन मित्रों, आप इस चीज़ को देखिए कि अगर मान लीजिए ये नियम नहीं भी होता तो भी इस नियम की वजह से जो एक दहशत लोगों में फैली है, जो एक माइंडसेट लोगों का बदल गया है, उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? और आप सोच रहे होंगे कि मास्क के कानून से क्या फ़र्क पड़ रहा है, यह तो हमारा प्रोटेक्शन करने के लिए ही है। लेकिन इस मास्क के कानून से प्रोटेक्शन तो होता ही है, लेकिन आपको पता है कि आपकी मेंटलिटी बदल जाती है इससे। आप अपने दिमाग में एक डर को हावी होने देते हैं, और डर हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में इतनी शक्ति है कि वो हमारे किसी भी भय को रियलिटी में बदल सकता है, हमारे किसी भी डर को वास्तविकता में बदल सकता है। और ये आप लोगों को समझने में हो सकता है थोड़ा अजीब सा लगे, लेकिन ये वास्तविकता है कि किसी भी व्यक्ति को डरा दीजिए, उसके दिमाग को ऑटोमेटिकली संदेश मिल जाता है कि वो उसको अस्तित्व में ले आएगा। और जब वो अस्तित्व में ले आएगा तो लोगों ने इस कोरोना के डर से क्या किया कि अपने आप को मल्टीविटामिन्स देना शुरू किए, अपने आप को विटामिन सी वगैरह जो भी हैं वो चीज़ देना शुरू की। जो एक नियमित डोज हो सकती थी किसी व्यक्ति के लिए, उसने उसका अधिक मात्रा में सेवन करना शुरू कर दिया। अब आप किसी भी चीज़ को अगर अधिक मात्रा में लेंगे तो उससे नुकसान तो आपका ही है, लेकिन नुकसान एक और हो गया आपका। वो नुकसान क्या हुआ कि जो फार्मा कंपनियाँ थी, जो ऐसी कंपनियाँ थी जो दवाइयाँ बनाती थी, उन लोगों का बिजनेस एकदम से बूस्टअप हो गया। आप चाहें तो किसी भी फार्मा कंपनी की बैलेंस शीट उठाकर, अगर आप किसी के शेयर होल्डर हैं तो आप किसी भी फार्मा कंपनी की शेयर बैलेंस शीट उठाकर देख लीजिए कि उनका 2019 के बाद में, जब से कोरोना आया है और आज तक उनका जो क्वार्टर्स हैं उसमें क्या उनका बिजनेस रहा है और उसमें क्या उनकी प्रॉफिट शीट्स रही हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। तो मित्रों, जब ये नियम बन सकते हैं तो क्यों ना हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए नियम लेके आएँ। अब नियम क्या है? नियम तो मैंने आपको सारे बता रखे हैं। नियम जो देश के लोगों की हेल्प करें, नियम जो देश के लोगों को गवर्नेंस का अधिकार दें, वोट देने का अधिकार ना दें, वोट वापस लेने का अधिकार भी दें कि भाई मैंने जिसको वोट दिया है अगर वो सही काम नहीं करेगा तो मैं अपना वोट वापस ले लूँगा, भैया मैं उस आदमी को सत्ता में लेकर आऊँगा तो मेरा काम करने में सक्षम है। तो ऐसा नहीं है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को या देश की संचालन व्यवस्था को हम अस्थिर करना चाह रहे हैं, या ऐसा मेरा कोई उद्देश्य है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ उस व्यक्ति को ये मैसेज देना चाहता हूँ जो भी सत्ता में बैठा है कि भैया हमने तुझे वोट दिया है, अगर तू काम नहीं करेगा तो तुझे वापस बुला लिया जाएगा। और मैं यहाँ पर सिर्फ उसको वही एक पनिशमेंट या एक वही डर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने आपको हेलमेट वाला उदाहरण देकर आपको बताया कि अगर मान लीजिए मैं हेलमेट नहीं लगाऊंगा तो मेरा फ़ाइन कट जाएगा,
इसी तरीके से अगर कोई जनप्रतिनिधि आपका काम नहीं कर रहा है, कोई सरकारी व्यक्ति आपका काम नहीं कर रहा है, ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, तो उसको भी पनिशमेंट मिलेगा। उसका पनिशमेंट ये होगा कि उसकी नौकरी जा सकती है। और इस कंडीशन में वो व्यक्ति क्या करेगा? वही करेगा जिसके लिए उसको वहाँ पर अपॉइंट किया गया है। इट इज़ एज सिंपल, मतलब इतना सिंपल कानून है जिसकी आप लोग कल्पना तो करके देखिए। मतलब इसके जो फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, वो लॉन्ग टर्म के कितने अच्छे फ़ायदे होने वाले हैं सिर्फ एक कानून से। ये मित्रों एक कानून है। इसके अलावा मैंने आपको हमेशा एक बड़े कानून पर जोर दिया है, वॉइक। हमारे देश में इतने सारे PSUs हैं, सार्वजनिक कंपनियां, निगम जो हैं वो काम कर रहे हैं, और हमारे देश में एक डेफिनेशन प्रचलित है। मतलब उसको कहने में मुझे बड़ा दुख होता है कि PSUs का निर्माण तो होता ही डुबोने के लिए है। आप इस चीज़ को सुन लीजिए। जितने भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो मार्केट में रहते हैं या जो एक अच्छी मेजोरिटी में बैठते हैं, उन लोगों को सबको ये पता है, बिजनेस क्लास को ये पता है, नौकरी पेशा को ये पता है, जो इन कंपनियों में काम कर रहे हैं, निगमों में काम कर रहे हैं, वो भी इस चीज़ से प्रताड़ित महसूस करते हैं कि, और ये कहते हुए सुना जाता है कि निगमों का निर्माण तो होता ही डूबने के लिए है, PSUs का निर्माण तो किया ही डूबने के लिए किया जाता है। कितने PSUs को आप उठाकर देख लीजिए, सभी का विनिवेशन कर दिया गया है और उनको या तो प्राइवेट हाथों में दे दिया गया है। बुरा नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि इनका जो विनिवेश हो रहा है उसमें किसी भी बाहरी व्यक्ति को पार्टनरशिप ऑफर ना की जाए। किसी भी बाहरी FII या FDI को भारत की कंपनियों में पार्टनरशिप लेने का कोई अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि वो कंपनियां कहाँ की है? वो भारत की हैं। उसका ओनर कौन है? भारत की जनता है, भारत की सरकार है। तो फिर अगर उनका विनिवेशन आप करते हैं, उनका आप जो पब्लिकलाइज करते हैं उनको, तो फिर उनको भारत की जनता ही उनके शेयर खरीदे, भारत की जनता ही उनमें पार्टनरशिप ले। बाहर के लोगों को उसमें पार्टनरशिप लेने का क्या अधिकार है? ये एक जनरल सी लॉजिकल सी बात है, और सिर्फ इस लॉजिकल सी छोटी सी बात से हम भारत का अरबों खरबों रुपए जो डिविडेंड के रूप में या जो शेयर ट्रेडिंग के रूप में जो बाहर जाता है पैसा, उसको रोक सकते हैं, यहाँ पर बचा सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात ये होगी कि भारत में जितनी भी कंपनियां हैं उनको एक नया जीवन मिल जाएगा। जितने भी PSUs हैं उन सबको नया जीवन मिल जाएगा। आपस में कोलैबोरेट करके काम करेंगे तो उनका जो बिज़नेस है वो दिन दुना रात चौगुना नहीं, 8 गुना, 12 गुना, 20 गुना तक हो जाएगा। आप सोच कर देखिए इस चीज़ को। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ये कहा था कि मैं कोटा राजस्थान का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड नाम की एक फैक्ट्री थी। उसका काम था जो टेलीफोन इक्विपमेंट होते हैं वो बनाने का। वो रेलवे को चाहती तो बहुत बड़ी सप्लाई दे सकती थी, लेकिन रेलवे ने भी कभी इस चीज़ के लिए आगे बढ़कर इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड से ऑफ़र नहीं किया कि हमारे यहाँ पर जितने भी टेलीफोन इक्विपमेंट हैं वो हम आपसे लेना पसंद करेंगे, या हम आपको जो क्राइटेरिया देते हैं आप इस लेवल पर इस क्वालिटी के हमको प्रोडक्ट बनाकर दीजिए। तो क्या इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड में इतनी भी पावर नहीं थी कि वो जो है रेलवे को अपने प्रोडक्ट सप्लाई नहीं कर सकती थी? लेकिन इस दिशा में कोई भी प्रयास नहीं हुए। हालत यह है कि इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड आज पूरी तरह बंद हो चुकी है। इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड का नाम तक मिट चुका है, वहाँ पर बोर्ड भी नहीं है, और उसकी जो ज़मीन थी उस पर हमारे यहाँ के लोगों ने, या किसी प्रकार के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उन लोगों का, जिन्होंने भी किया है, वहाँ पर उन्होंने रिहायशी कॉलोनी काट दी है। एक बड़ी फैक्ट्री जिससे लोगों को रोज़गार मिल रहा था, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काफ़ी लोग उससे जुड़े हुए थे, उसको इन्होंने बंद करने का पूरा प्रयास किया। और उसको बंद करने के बाद में वहाँ पर आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन बना रहे हैं या फिर कॉलोनी का निर्माण कर दिया। क्या एक बार पैसा कमा लेने से, मतलब आप एक बार मुर्गी को काट कर खुश हो जाएंगे? भारत कोटा की जनता को अब आगे क्या उनके हेड पर लिखा जाएगा कि आपका यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड थी वो बंद हो गई है? तो मित्रों ये हो सकता था। पूरे रेलवे के जो हमारा जो ये रेलवे का जो जोन है वहाँ पर टेलीफोन इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड वाला सप्लाई हो सकते थे, और भी जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं वो इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड से अपने सामान को बनवा सकती थी। लेकिन फिर इस दिशा में प्रयास क्यों नहीं हुए? इस दिशा में प्रयास दोस्तों इसलिए नहीं हुए क्योंकि उसका जब विनिवेशन हुआ तो लोगों को स्वाद पड़ चुका था दूसरी चीज़ों का आनंद लेने का। और इस सब में जिन लोगों की नौकरी गई, जिन लोगों को यहाँ से जाना पड़ा, उन लोगों से पूछिए आप। और उसके आसपास रहने वाले जितने लोगों का रोज़गार IL बंद होने से छिना है, IL बंद होने से उन लोगों का जो रोज़गार चला गया है, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या अब वो लोग क्या कर रहे हैं? उसके लिए कोई व्यवस्था है? नहीं है। तो इसीलिए मैं वही कंपनियों का हमेशा पक्षधर रहा हूँ। आप हमारे जितने भी PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उन सबको वही घोषित कर दीजिए। वही घोषित करने में किसी भी सरकार का कुछ नहीं लग रहा।
और ये होना ही चाहिए कि भारत की PSUs या भारत की जितनी भी कंपनियां हैं, अगर उनका विनिवेशन होता है, उनका पब्लिक लिमिटेड होना है, तो उनको आप सिर्फ और सिर्फ भारत के लोग ही उन कंपनियों में पार्टनरशिप खरीद पाएंगे, भारत के लोग ही उनकी शेयर होल्डर्स बन पाएंगे। विदेशी FIIs को, विदेशी FDIs को किसी भी प्रकार से उसमें शेयर खरीदने की कोई अनुमति नहीं रहेगी। आपको अजीब लग रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो पागलपन की बात है, लेकिन मित्रों इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। जो आप जब बैठकर इसके बारे में सोचेंगे, चिंता करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको इसकी चीज़ को समझने में बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी कि आप ऐसा करके देश को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। मित्रों इसके बारे में मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन मेरा जो आज का उद्देश्य ये था कि जिस प्रकार जो मैंने टॉपिक लिया है, उस टॉपिक के आधार पर मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा। उसके बाद मैं ये वीडियो को विराम देना चाहूँगा कि आज जो एक राष्ट्र में ये सब चीज़ें हुई, सत्ता का परिवर्तन हो गया, तो वहाँ के लोगों का रोजगार छिन गया। कारण ये कि वहाँ पर लोगों ने मूक रूप से उस सत्ता को अपना हितैषी मान लिया, उसके सामने समर्पण कर दिया। अब वो डर के मारे समर्पण हो या किसी भी रूप से हो, वो मेरा विषय नहीं है। बात यह है कि हम कल को जब भारत में सब चीज़ें बना लेंगे, वही कंपनियां भी बना लेंगे, सब कुछ बना लेंगे, हम बड़ा उत्पादन करने लग जाएंगे, फिर कुछ जयचंद हम में से मिलकर किसी विदेशी कंपनी को साथ कर देंगे, किसी विदेशी राष्ट्र का साथ दे देंगे, और अगर मान लो ऐसी स्थिति भारत में उत्पन्न होती है, तो उससे निपटने के लिए हमारे पास में क्या व्यवस्था है। तो मित्रों उसके लिए निपटने के लिए भी हमने एक बहुत अच्छा कानून बना रखा है, वो है हमारा धन वापसी कानून। हम धन वापसी कानून के अंतर्गत ये कहना चाह रहे हैं कि हम 35% जो टैक्स का कलेक्शन है वो डायरेक्ट सेना के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। सेना के पास जब धन की कोई कमी नहीं होगी, वही कंपनियां जब उनको बनाकर हथियार दे रही होंगी, लोकलाइज रूप पर हम हथियार बना रहे होंगे, तो फिर उनको किसी प्रकार के हथियारों की कोई कमी नहीं आएगी। जब हथियारों की कमी नहीं आएगी, सेना मजबूत रहेगी, उसको सभी प्रकार के परमाणुविक जो भी हथियार उनको चाहिए वो उनके पास में रहेंगे, तो फिर हम किसी भी देश की सत्ता से मुकाबला करने के लिए सक्षम रहेंगे। और जब हम सक्षम रहेंगे तो फिर ऐसी परिस्थितियाँ चाहे कितनी बार आएँ भारत के सामने, वो हमारे सामने नहीं टिक सकती हैं, हम उनका मुकाबला करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हो जाएंगे। ये सब चीज़ें मित्रों तभी पॉसिबल हो पाएगी जब हम अपने नियम कानूनों को मजबूत बनाएंगे, हम सक्षम बनाएंगे अपने नियमों को कि वो जवाबदेह हों, वो रिजल्टेबल हों, उनसे परिणाम आते हों। जब नियमों से परिणाम आएंगे तो लोग अपने आप आपका समर्थन करेंगे, देश का समर्थन करेंगे। जब उनको घर में ही सब कुछ मिलने लग जाएगा, घर में उनकी पूर्ति हो जाएगी, तो फिर वो बाहर का मुंह बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। इस सब चीज़ों को बताने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि हम लोग अपने देश के लिए जो काम कर रहे हैं, देशभक्ति से ज़्यादा ये है कि हम अपने आप को नियमों से मजबूत करें, हम अपने आप को सुदृढ़ करें ऐसी चीज़ों से जो आज हमें हो सकता है थोड़ा सा पीड़ा दे, लेकिन कल आने वाले कल में वो बेहतर फ़ायदे देंगी, बेहतर आपको सुदृढ़ता देंगी। इस बात को मैं आज यहीं विराम देना चाहूँगा। जितने भी दर्शक ने मेरा वीडियो देखा वो शेयर इसको कर सकते हैं, और अगली बार आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।